नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है नेट जो है उसका पेपर दिसंबर 2019 का पेपर दोस्तों, हिंदी का। वो पेपर सेकंड जो है हिंदी का, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या के साथ आज हम सेल करेंगे। और दोस्तों, इस बुक की मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और आज ये बुक आ गई है मेरे पास। और 2017 के पेपर दोस्तों मैंने आपको सॉल्व करे थे इसी बुक थे और सबको अच्छा लगा था। वही बुक है दोस्तों। आज मैं इसमें आपको पेपर डेली के डेली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के देता रहूँगा। ठीक है, तो आप अपना भी अभ्यास करते रहें दोस्तों, साथ ही साथ अपने क्वेश्चन आंसर भी देखते रहें कितने ठीक हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। और मैं इसमें व्याख्या के साथ आपको सारे प्रश्न करा ही रहा हूँ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है स्थापना और तर्क पर आधारित दोस्तों ये प्रश्न है। और स्थापना है आधुनिक एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। और तर्क है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और भावनाओं को जन्म देता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा सही है। कुछ सेकंड में आपको दे दे रहा हूँ, तब तक को मैं आपको बता दूँ। जो मैंने स्थापना और तर्क वाला जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें मैंने कुछ बहुत सारे शब्द बताए थे, जैसे नहीं, केवल, अथवा, ही, अन्यथा, ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द बताए थे दोस्तों। ऐसा कोई भी शब्द इनमें नहीं दिख रहा है मुझे। अगर हम उस ट्रिक के आधार पर चलें तो ये दोनों के दोनों जो कथन और तर्क हैं दोस्तों, वो दोनों के दोनों सही हैं। आप देखते हैं सही है गलत है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि दोनों और जो स्थापना और तर्क है दोनों के दोनों ही सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या दोस्तों इस प्रकार से है, मैं आपको दिखाता हूँ। आधुनिकता शब्द नवीनता का बोध कराता है। यह एक अनवरत, लगातार और अंतहीन, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह सदैव परिवर्तित होते रहता है और प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। अतः स्थापना ए और तर्क आर दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर है दूसरा दोस्तों इस प्रकार से है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद सॉल्व करिएगा। इसके कूट भी है नीचे, मैं पूरा दिखा देता हूँ। कूट इस प्रकार से है दोस्तों। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित ओ चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कामलिनी कुल पल्लव की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है, यह पूछा गया था प्रश्न दोस्तों। तो ऑप्शन दिए हैं, सूर्यास्त हो गया है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुगनियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो आपको सही कूट चुनने हैं दोस्तों। तो अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन 2 यानी कि बी और डी, यानी कि आसमान में लालिमा फैल गई है, दिवस का अवसान समीप था, इसका अर्थ ये हुआ। और पेड़ों की फुगनियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, तो तरु शिखा पर राज थी कमरनी कुल पल्लव की प्रभा, ये इसका अर्थ हुआ। तो ऑप्शन जो दोस्तों दूसरा है बी और डी, वो सही है। मैं इसकी व्याख्या आपको दिखाता हूँ दोस्तों। उपयुक्त पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई हैं। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसकी कथा वस्तु का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। इन पंक्तियों में संध्या काल का वर्णन है और अतः विकल्प बी और डी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों। तो और एक मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों एक बता देता हूँ कि यह प्रथम सर्ग से ली गई है ये पंक्तियाँ। तो हो सकता है एग्जाम में आगे कभी ये पूछ ली जाए कि यह जो पंक्तियाँ वो कौन से सर्ग से ली गई हैं, या ऐसे 4 ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आप ये बात ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का, उस पर सूरदास ने भी अपनी रचना रची है, इसका भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आपको याद करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये पंक्तियाँ रीतिकारण पंक्तियाँ हैं। और देखो मैंने जैसे आपको टेस्ट दिया था दोस्तों, जब मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है और उसमें भी इसी प्रकार की पंक्तियों के आधार पर मैंने आपको प्रश्न दिया था, तो उसी आधार पर है। तो आप यहाँ पर जब तक मैच कर सकते हैं। कौन परी है बानी अरी नीर भरी गगरी ढरकावे, गुलगुली गिर में गलीचा है गुनी, जन है चांदनी के चिराजन की माला है, सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकू जेन मुर्के। दोस्तों ये रचनाकार का नाम है, ये देश लिखा है, देव होना चाहिए मेरे हिसाब से, पदमकार ठाकुर। और बाकी मैं दोस्तों आगे दिखाता हूँ। मैं आपको फिर इसको व्याख्या में दिखा दूंगा क्योंकि पेज को पढ़ना मुश्किल है। और अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस,
उल्टी कहत नवीन दोस्तों। तो ये जो कथन है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रीति काल के अलावा साथ ही साथ ये भारतीय काव्य शास्त्र में भी काउंट होता है यह वाला कथन। ठीक है, तो और ऑप्शन प्रताप सिंह और भिखारी दास का है दोस्तों। तो कूट इस प्रकार के, मैं आपको सीधा व्याख्या दिखा देता हूँ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, दूसरा सही था इसका आंसर, और मैं सीधा व्याख्या से ही बता देता हूँ। कौन परी वाली जो पंक्ति है दोस्तों वो प्रताप सिंह की है, और गुलगुली गिल में गलीचा है वो पद्मकार की है। और दोस्तों पद्मकार की जो रचना है ये वो है क्या बोलते हैं, मैंने अभी कल जो यूनिट टेस्ट लिया था दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट लिया था उसमें रखी थी वो वाली रचना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। उसके 6 प्रकरण और 700 कुछ छंद हैं, उसमें से ली गई है दोस्तों ये। और ठाकुर सेवर सिपाही हम राजपूतन की, ये ठाकुर की है। और देव अविदा उत्तम काव्य, ये देव की है। और ये काव्य लक्षण पर दी गई दोस्तों पंक्ति है। तो ये फॉरएवर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखें। मैं एक बार बता देता हूँ अंडरलाइन करके कौन सी, ये वाली तो जो है वो फॉरएवर हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको दिखा देता हूँ, व्याख्या सही थी। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया था? थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल था लेकिन महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन ए वर्तमान साहित्य, 2 बागार्थ, हंस और दस्तावेज। तो दोस्तों सही आंसर हंस पत्रिका है, और हंस पत्रिका का प्रकाशन 1930 में हुआ था बनारस से, और उनके संपादक जो थे मुंशी प्रेमचंद थे। और इस पत्रिका के ने अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया था, और ख़ास तौर पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हिंदी की मुख्य धारा की केंद्रीय विषय बना देने में हंस पत्रिका का मुख्य योगदान रहा था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। आगे और एक महत्वपूर्ण बात साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है अगले वाले एग्जाम में किसी और पत्रिका के बारे में ऐसा कुछ पूछा जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम बहुत जल्दी आपको इस पर वीडियो बना के देने की, और नहीं तो हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों उसमें तो हम ये बना के देंगे ही देंगे। वो तो हमारा पक्का है कि हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में जितनी भी पत्रिकाएं हैं उन पर एक एक ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे, जैसे कि आगामी प्रश्नों में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप छोड़ के ना आए। तो फिर एक बार सबसे आग्रह है कि हमारे टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करें। अगर आप जल्दी से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं अपना इसी बार में, तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको वीडियो के अंत में दूंगा आपको, और ऐसी बहुत सारी किताबों के बारे में भी जानकारी हमसे ले सकते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय लक्ष्मण सिंह और जॉर्ज रियर्सन। तो दोस्तों ये कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का, व्याख्या मैं आपको दे दूंगा। उपर्युक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है, और सितारे हिंद जी हिंदी और उर्दू दोनों के पक्षधर थे। उन्होंने 1845 में बनारस अखबार नामक एक हिंदी पत्र निकाला था, जिसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया, किंतु उसमें फारसी अरबी शब्दों की बहुलता रहती थी, और इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में रचना लिखी। तो दोस्तों क्योंकि दोनों में उनकी कमांड थी और वो दोनों को ही बराबर मानते थे, इसलिए तो इस अखबार में फारसी और अरबी शब्दों का ज़्यादा वो रहता था। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक और यहाँ पर पत्रिका की बात दोस्तों यहाँ पर आ गई। इसका कहने का मतलब तात्पर्य दोस्तों, एक प्रश्न पत्रिका से आपका एग्जाम में कंपलसरी आएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें दोस्तों हम बहुत ही गहनता से बताते हैं। हम अपने जो हमारा दोस्तों जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं दोस्तों, उसमें हम बड़ी गहनता से ये सब चीज़ें बताते हैं कि कौन सा प्रश्न आने की संभावना होगी, और उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते होंगे वो भी हम साथ ही साथ बताते हैं। और ऐसी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में या उनको उपलब्ध कराने की सारी जानकारी भी हम अपने उसमें देते हैं, अपने उस ग्रुप को ज्वाइन कराने के बाद। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस प्रकार से है, आप खुद भी सॉल्व करिएगा, मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही दिखाने की। थोड़ा और जूम कर देते हैं जिससे कि बड़ा हो तो अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज़ की लेखी, इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, जब तो गलत है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, ये भी गलत है। और स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो दोस्तों आपको देखना है सही क्या है गलत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर है ऑप्शन 4, अर्थात स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो व्याख्या हम कर देते हैं, बाकी सब गलत है। तो इस पद में कवि ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा स्वानुभाव यानी कि अनुभवजन्य ज्ञान को
एक्सपीरियंस को ज़्यादा वरीयता दी है और वे कहते हैं कि मैं अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देता हूँ, आंखों देखी बात पर विश्वास करता हूँ और उसी को कहता हूँ जबकि तुम शास्त्र को प्रमाणिक मानते हो और कागज़ की लिखी बात पर यकीन करते हो। अतः विकल्प 4 सही है और मैं सिर्फ जो आंखों से देखता हूँ उसे ही सत्य मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सप्लेनेशन है कबीरदास जी का और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 1-2 बार पहले भी ये पंक्ति आ चुकी है एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण है और थोड़ा सिलेबस से हट के क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम देखी जाए तो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, हालांकि आता तो सब सिलेबस के अंतर्गत ही है, लेकिन थोड़ा सा हट के मैं कहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन से हैं? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग और त्रिशंकु। सही कूट आपको चुनना है, एक 2 में सही है और 2 गलत है। और हालांकि सिलेबस से बाहर नहीं है, लेकिन हटकर हम इसलिए कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि 2 गीति नाट्य हमारे सिलेबस में ऑलरेडी लगे हुए थे, उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया। अगर उनका दिया होता तो थोड़ा बेहतर रहता। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, आप अपने सॉल्व आपने कर दिया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि ए और बी यानी कि अग्नि, लीक और उन्मुख जो है वो गीति नाट्य है और मैं इसकी व्याख्या आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे है। तो व्याख्या दोस्तों इस प्रकार है, रचना जो है वो अग्नि, लीक और विधा है वो गीति नाट्य विधा है और प्रकाशन काल है 1976। रचनाकार है दोस्तों उसके भारत भूषण अग्रवाल। उन्मुक्त जो है वो भी गीति नाट्य है और प्रकाशन काल 1940 है और सियाराम शरण उसके रचनाकार हैं। नेपथ्य राग जो है वो नाटक है, 2004 में दिया है दोस्तों, मीराकांत जी ने लिखा है। और त्रिशंकु नाटक 1973 ब्रजमोहन सागरिया। और दोस्तों ये त्रिशंकु नाटक जो है वो अलग अलग तरीके से, कई तरीके से, करीब 4 से 5 बार पूछा गया है। वे मैं आपको बता दूं, हालांकि ये सब व्याख्या जो हमारे टेस्ट सीरीज का भाग होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उनको पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बताए बिना नहीं रह जाता, तो इसलिए आपको मैं ज़रूर शेयर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 343 तो नहीं है, 44, 46, 48। आपको देखिए कौन सा है, आप आंसर देखो, अब तक ठीक कर लिया होगा। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ बिना देरी किए। ऑप्शन 4, 348 बिल्कुल ठीक है और 43, 44 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था, तो 48 बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको इसकी डिटेल सारा की सारा भी व्याख्या में दिखा देता हूँ। 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। 43 में देश की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, 43 में है। 44 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन की से संबंधित है और 46 से एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य एवं संघ के बीच पत्र आदि को राजभाषा होगी। ठीक है दोस्तों, तो और अगर आप इसकी पूरी एक वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, दोस्तों मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है और वो है यूनिट 1 की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को मिलने में असुविधा हो रही है, नहीं मिल पा रही है, तो मुझे संपर्क कर ले मेरे नंबर पर 9999233771 पर, मैं उनको लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से उसे पूरी की पूरी ये सारा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता होगा दोस्तों कि 2019 में जो दिसंबर का पेपर है उसकी मेरिट काफ़ी अच्छी थी 59% पर मेरिट गई थी हिंदी की, इस बार बढ़ के गई थी पिछले साल से ज़्यादा, और प्रश्न जबकि ज़्यादा इजी भी नहीं थे और ज़्यादा टफ भी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन पे विवाद भी काफ़ी रहा था, हिंदी में प्रचलित सिफारिश भाषा किस भाषा का शब्द है दोस्तों, इसमें विवाद रहा था फारसी और अरबी के बीच में, और लोगों ने क्लेम भी किया था लेकिन वो फेल हो गया और जो आयोग ने दिया था वही सही था। आप फिर से याद कर लीजिए कि वो किस भाषा का शब्द है, अरबी या फारसी, बाकी सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सही ऑप्शन 2 था, यानी कि सिफारिश जो फारसी भाषा का शब्द था। सिफारिश, आमंदनी, सरकार, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी में किताब, मौसम, दावत इत्यादि सब अरबी भाषा के शब्द हैं। तुर्की में उर्दू, कैंची, कालीन आदि ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर काफ़ी बात रही थी और लोगों ने क्लेम भी किया था, कुछ लोगों ने बताया भी था कि ये फास जो है अरबी भाषा का भी शब्द है, लेकिन आयोग ने नहीं माना था और वो गलत रही थी। 2 क्वेश्चन दोस्तों इसमें रहे थे। एक क्वेश्चन पर तो क्लेम मैंने भी किया था दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो जब आएगा आगे, लेकिन आयोग ने उसको भी नहीं माना था, जबकि मैं आज तक भी ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ में कुछ थोड़ी सी समस्या अवश्य थी। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको ऑप्शन दिखाई दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछा है। विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुँह टेढ़ा और आंगन के द्वार पार। ठीक है,
तो ऑप्शन 2 सही है, इसमें कुकुरमुत्ता पहले आएगा और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन दोस्तों इस पर क्या है कि कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित हुई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, विष्णुप्रिया वैसी शरण गुप्त की 1957 में हुई थी, और आंगन के द्वार पार 1961 में हुई थी अज्ञे की, और चांद का जो मुंह टेढ़ा है वो 1964 में हुई थी मुक्ति बोध की। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊँगा यहाँ पर, कि इन प्रश्न पत्र में ये काव्य कृतियाँ ही क्यों ली, और भी तो कोई ले सकते थे, आगे पीछे कुछ कर सकते थे। इसकी वजह थी दोस्तों कि इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाना, थोड़ा सा हार्ड बनाना और आसानी से क्लियर कर पाए। तो आप क्या करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही आप कृति का नाम पढ़ेंगे तो उसके कृतिकार यानी कि रचनाकार को नाम देखेंगे, और अगर रचनाकार को हम देखते हैं तो मैथिली शरण गुप्त तो दोस्तों आते हैं द्विवेदी युग में, और सूर्यकांत त्रिपाठी आते छायावादी युग में। तो आप क्या करेंगे, मैथिली शरण गुप्त को पहले कर देंगे और छायावादी कविता अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बाद में कर देंगे। तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता 1942 में ही आ गई, और मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भले वो द्विवेदी युग के थे लेकिन रचना 1957 की थी, तो इसीलिए क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो और देखो सबसे पहले ऑप्शन में भी विष्णुप्रिया के बाद कुकुरमुत्ता दे दिया साथ ही साथ, और दूसरे में कुकुरमुत्ता के बाद विष्णुप्रिया दे दिया है। तो यानी कि आप ये बात तो पक्की हो गई कि ऑप्शन 1 और 2 में से ही ठीक है, ये बात तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है कि ऑप्शन 1 और 2 में से ही ठीक है। लेकिन ठीक और गलत क्या है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें इनको पहचान, आपको क्वेश्चन आए या ना आए, अगर आप तुक्का भी लगाएं तो क्या लगाएं, ये सब दोस्तों हम अपने बताते हैं यूनिट टेस्ट में, जो हम आपको टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उन टेस्ट सीरीज में हम ये सारी बातें हम आपको बताते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है और आपको तुक्का लगाना चाह रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, क्या टिपिकलिटी दे सकता है नेट, क्या नहीं दे सकता, थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे, तो वहाँ पर हम आपको सही गलत बताएंगे। तो ये बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, राइट। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे टेस्ट सीरीज से तो प्लीज़ संपर्क कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, ये मेरा नंबर है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे हर पेपर का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों हमारा बताने का। इसमें 2999233771 ये मेरा नंबर है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है दोस्तों, आज की इसलिए लिखाई, कल को अगले फिर 2 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।